नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन से संबंधित हर पहलू में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो नैतिक प्रकृति के होते हैं, एथिकल नेचर के होते हैं। जैसे कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इन्हीं को हम नैतिक प्रश्न कहते हैं। एंड इस प्रकार के प्रश्नों का जब समाधान करने का प्रयास किया जाता है तो हम दर्शन का सहारा लेते हैं। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसीलिए हम दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। एंड दर्शन शास्त्र में राजनीतिक दर्शन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और राजनीतिक दर्शन की यदि हम शुरुआत करते हैं तो ये पाश्चात्य जगत से होती है, वेस्टर्न सोसाइटी से होती है। पर्टिकुलरली यदि हम राजनीतिक दर्शन की शुरुआत की बात करें तो ये प्लेटो से शुरू होता है। और आपको पता होगा कि जो प्लेटो है, ही इज़ द मास्टर ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु के गुरु थे। और अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जीतने की महत्वाकांक्षा को लेकर अपने देश से एक अभियान चलाया था। अरस्तु के भी गुरु हैं प्लेटो, और प्लेटो के भी गुरु थे सुकरात। सुकरात का पाश्चात्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और सुकरात के पहले के जो विचारक थे उनको प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स कहा जाता है, यानी कि सुकरात से पहले के दार्शनिक। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान में, जिसको ग्रीस इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ के जो आइडियाज़ थे उनको प्री सोक्रेटिक आइडियाज़ कहते हैं। और यदि हम दर्शन की बात करें तो मुख्य रूप से वहीं से शुरू होती है। मानव का जो अस्तित्व है वर्तमान रूप में, जब मानव की चेतना अधिक विकसित होकर उभर कर आई तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। एंड इसी स्पैन में हमें बहुत सारी सभ्यताएं भी देखने को मिलती है, जैसे मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पता चलता है कि मानव का जो तर्क था, मानव की जो चेतना थी, वह विकसित होना शुरू हो रही थी। और तभी से मानव ने तर्क वितर्क करना भी शुरू किया, और शायद लिखना भी शुरू उसी समय से किया है। एंड जैसे ही मानव के द्वारा तर्क वितर्क करना शुरू किया गया तो प्रश्न जहन में आना शुरू होते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये किस चीज़ से बना है। एक छोटे बच्चे को भी आप देखेंगे तो उसकी जिज्ञासाएं यहीं से शुरू होती हैं। सोए सोए वह आंगन में तारे देखता है, चांद देखता है, सूरज देखता है, एंड बहुत सारे फिजिकल जो एंटिटीज़ उसको दिख रही है वो दिखता है, जैसे कि पानी, आग, हवा महसूस करना। तो फिर प्रश्न जहन में आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मानव का जन्म जिज्ञासाओं के साथ ही होता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न उभरना शुरू हुए थे। और प्रश्न ये था कि ये यूनिवर्स किससे बना है, ये जो ब्रह्मांड है ये किस पदार्थ से बना है। तो फिर एक विचारक या उस समय के दार्शनिक आते हैं जिनका नाम थेल्स था, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो दुनिया है ये पानी से बनी है। फिर उनके बाद कुछ और विचारक आते हैं, किसी ने कह दिया कि ये आग से बनी है, कुछ ने कहा कि ये मिट्टी से बनी है, और कुछ ने कहा कि इनके कंबाइंड जो रूप है उससे बनी है, यानी कि आग से ही बनी है, पानी से ही बनी है, और मिट्टी से भी बनी है। परंतु उसी के साथ एक प्रश्न जहन में आना ये शुरू हो जाता है कि जब सब कुछ ही पानी से बना है या आग से बना है तो दूसरे जो पदार्थ है वो कैसे परिवर्तित होकर उस अवस्था में आए। अगर कोई व्यक्ति, थेल्स जैसा व्यक्ति, ये दावा करता है कि सब कुछ पानी से ही बना है, तो ये मिट्टी कैसे पानी से परिवर्तित होकर मिट्टी बन गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा उनसे जब गया, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एंड उसी के बाद एक दार्शनिक और आते हैं, डेमोक्रिटस जिनका नाम था, उनके द्वारा कहा गया कि ये यूनिवर्स है ये एटम से बना है। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझा लिया गया। अब ये जो विचारक थे इनको फिजिसिस्ट कहा गया, यानी कि भौतिकवादी विचारक कहा गया, और इनके द्वारा इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास भौतिकवादी सिद्धांतों के तहत ही किया गया। यानी कि जो व्यक्ति को सेंस एक्सपीरियंस से दिख रहा है वही शाश्वत सत्य है, इनके द्वारा ये माना गया। जो डेमोक्रिटस थे उनके द्वारा कहा गया कि ये जो यूनिवर्स है ये एटम से बना है, ये अणुओं से बना हुआ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड आपस में एक्सीडेंटली जुड़ते हैं। ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि एक्सीडेंटली आपस में जुड़े, जैसे जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को आकर्षित करती है, और समय बीतने के साथ सारी की सारी प्रक्रियाएं घटित होने के बाद कहीं पे स्टार बन गया, और स्टार के इर्द गिर्द प्लैनेट बन गए, और गैलेक्सीज बन गई। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो प्लांट, कोई भी इसके लिए कोई वे आउट नहीं था, जब प्लांट कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये बिना प्लानिंग के ही बन गए हैं। तो इसको इनके द्वारा नाम दिया गया अनप्लान्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कि एटम्स का अनप्लान्ड कॉम्बिनेशन है, और ये धरती भी ऐसे ही बनी है। परंतु समय बीतने के साथ कुछ प्रश्न परिवर्तित हो जाते हैं, और अब प्रश्न ये आ जाता है कि क्या जो यूनिवर्स है ये परिवर्तित हो रहा है या फिर यह स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब एक जगह पे स्थिर है। तो इसके भी दो प्रकार के विचारक आते हैं। एक पहले प्रकार के विचारक जो हेराक्लिटस हैं, एंड ये भी एक मटेरियलिस्ट विचारक हैं, भौतिकवादी विचारक हैं। इनके द्वारा कहा गया कि रियलिटी इज चेंज इटसेल्फ, जो सत्य है वो
या सच्चाई जो है वो परिवर्तित होती रहती है, यानी कि ये यूनिवर्स जो है वो परिवर्तित होता रहता है। एंड दूसरे प्रकार के विचारक आते हैं परमेनाइट्स, जिनके द्वारा कहा गया कि ये जो परिवर्तन है ये हमारी आंखों का धोखा है, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों का धोखा है। रियलिटी जो सच्चाई है वह अपरिवर्तित है, यानी कि सच्चाई स्थिर है। इन दोनों के मध्य का एक विचारक आता है जिसको आप परमेनाइट्स के साथ ही जोड़ सकते हैं, परंतु ये मिडल का विचार रखते हैं। ये कहते हैं, और इनका नाम था पाइथागोरस। जो पाइथागोरस थे, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो यूनिवर्स हमें दिखता है, जो परिवर्तित हो रहा है, इसके नीचे बहुत गहरे मैथमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। तो ये जो दो प्रकार के विचारक यहाँ पर बन जाते हैं। एक तरफ के जो विचारक है वो कहते हैं कि जो दुनिया है ये परिवर्तित हो रही है और जो सच्चाई है वो परिवर्तित हो रही है, और दूसरी तरफ के भी जो विचारक है वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वह अनचेंजेबल है, यानी कि सच्चाई जो है वो अपरिवर्तित है। तो ये दो प्रकार के विचारक आ जाते हैं। एक तरफ हेराक्लिटस जैसे विचारक हैं जो कहते हैं कि सच्चाई जो है वह परिवर्तित होती रहती है, और दूसरी तरफ के विचारक हैं जो कहते हैं कि सच्चाई अपरिवर्तित है। तो यदि हम भगवत गीता में भी देखें तो उसमें भी एक तरफ हमें कृष्ण जी दिखाई देते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं शाश्वत हूँ। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो परमेनाइट्स एंड पाइथागोरस जैसे जो विचारक है वो यही कहते हैं कि दुनिया तो परिवर्तित हो रही है, परंतु उसके नीचे का जो सब स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सॉलिड एंड वो स्थिर है, वह कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। यानी कि जो सच्चाई है वह परिवर्तित होने वाली नहीं है, वह स्थिर ही रहती है। जो डिबेट अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, उस डिबेट के बाद भी कुछ विचारक आते हैं जिनको सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट ऐसे विचारक थे, ऐसे दार्शनिक थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में उन बच्चों को शिक्षित करते थे जो काफ़ी अमीर थे, और उनको ओरेटरी की स्किल्स सिखाते थे। एंड इन सोफिस्ट्स का जो मेन पर्पस था वह ज्ञान उन बच्चों को देना था जो काफ़ी अमीर थे, एंड उनको सिखाना था कि राजनीति में सत्ता को कैसे हासिल किया जा सकता है। जो सोफिस्ट थे यह भी बिकमिंग की श्रेणी में आते हैं यदि इनको श्रेणी में रखना हो, क्योंकि इनके द्वारा भी यही माना गया कि ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। और यदि मान लीजिए कि ज़िंदगी का कोई एक उद्देश्य रखना भी है तो वह उद्देश्य केवल शक्ति को प्राप्त करना है, सत्ता को प्राप्त करना है, और वह व्यक्ति के द्वारा अपनी वाक्पटुता यानी कि अपनी ओरेटरी स्किल से, अपनी जो बोलने की स्किल है उससे हासिल किया जा सकता है। तो इनके द्वारा राजनेताओं को एक प्रकार से तैयार किया जा रहा था। एंड इनके द्वारा यही कहा गया कि व्यक्ति, समाज, राज्य और इस ब्रह्मांड का कोई भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, और ये व्यक्ति को केंद्र में रख के चलते हैं। और यदि ये राज्य नाम की संस्था की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको बनाया गया है। समाज को भी व्यक्ति के द्वारा अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, और व्यक्ति को केवल अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। और इनके द्वारा कहा गया कि जो ब्रह्मांड है वह अव्यवस्थित है, यानी कि उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए व्यक्ति फ्री है कुछ भी करने के लिए, और व्यक्ति के जीवन का मेन पर्पस खुशी हासिल करना है, चाहे वह जैसे मर्जी हो, लोगों का दिल दुखाकर हो, सत्ता को हासिल करके हो, ऐसा इनका विचार था। इन विचारकों के खिलाफ, इन दार्शनिकों के खिलाफ जो आइडिया आता है वह सोक्रेटिस का आता है। अब क्योंकि जो सोफिस्ट थे वह समाज के भी खिलाफ थे, राज्य के भी खिलाफ थे, और यूनिवर्स के भी खिलाफ थे, कि ये मान रहे थे कि व्यक्ति केंद्र में है, ना कि ये संस्थाएं। परंतु सोक्रेटिस जो है वह समाज के फेवर में थे, राज्य के फेवर में थे, और यूनिवर्स के फेवर में थे। परंतु दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो सोक्रेटिस थे, सुकरात जो थे, उनको जो हेमलोक नामक जहर दिया गया था उसका कारण ये था कि वह युवाओं को भड़का रहे थे समाज के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, और दूसरा वह धर्म के खिलाफ बातें करते थे। ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे थे जब उनका ट्रायल जब चल रहा था। तो अब हमारे जहन में प्रश्न आता है कि जो सोक्रेटिस थे वह किस तरफ के विचारक थे? क्या वह समाज राज्य के साथ थे? और यदि वो थे तो उनको जहर क्यों दिया गया? क्योंकि फिर तो जहर देने की बात ही नहीं बनती। और क्या वो खिलाफ थे? तो वो खिलाफ भी नहीं थे, क्योंकि सोफिस्ट्स के खिलाफ उनके द्वारा बात रखी गई कि हमें समाज और राज्य का विरोध नहीं करना है, ये प्राकृतिक संस्थाएं हैं। सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया समाज, राज्य और ब्रह्मांड ये प्राकृतिक संस्थाएं हैं, और व्यक्ति का जो माइंड है इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर की जो सबसे बड़ी चेतना है उसका एक चिंगारी है मानव का मस्तिष्क, और मानव का मस्तिष्क इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और यही चिंगारी ब्रह्मांड की हमें समाज में भी देखने को मिलती है और राज्य में भी देखने को मिलती है। इसलिए ये प्राकृतिक संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति के कल्याण के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, और इनका भी अपने आप में एक उद्देश्य है, ऐसा सुकरात के द्वारा कहा गया। अब जो सोफिस्ट और सुकरात थे इन दोनों का एक
पॉइंट पे आकर सिमिलैरिटी थी, समानता थी। वो समानता किसमें थी? इन दोनों के द्वारा कहा गया कि जीवन का एक पर्पस है और जीवन के जो पर्पस है वह सद्गुण हासिल करना है। परंतु सद्गुण क्या है, इसको लेकर दोनों में मतभेद थे। जैसे कि सोफिस्टस विचारकों के द्वारा कहा गया कि जो सद्गुण है वह खुशी हासिल करना है, और खुशी कैसे हासिल होगी? जब व्यक्ति वो चीज़ हासिल कर लेगा जो उसकी इच्छा है। मटेरियलिस्ट चीज़ की बात करता है, जैसे पावर होगी, पैसा हो गया, तो व्यक्ति जब इन चीज़ों को ग्रैब कर लेगा तो वह खुश हो जाएगा। सोक्रेटिस यहाँ पर डिफर करते हैं। वो कहते हैं कि वर्च्यू या सद्गुण का केवल इतना सा मतलब नहीं है कि खाया पिया, अपना इंटरेस्ट पूरा किया, शक्ति हासिल करी, लोगों को एक्सप्लॉइट किया, लोगों का शोषण किया, ये वर्च्यू नहीं है, ये सद्गुण नहीं है। सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया कि यदि सुख दुख ही पैमाना है तो हर सुख के पीछे एक दुख छुपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति सुख का अनुभव तभी कर सकता है जब उसको दुख का अनुभव है। तो जितने ज़्यादा सुख की चाहत उतने ही ज़्यादा दुख, ऐसा सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया। तो उनके द्वारा कहा गया कि सद्गुण का मतलब ये नहीं है कि आप समाज के खिलाफ चले जाएं, राज्य के खिलाफ चले जाएं और फिर कहें कि आपने कुछ भी हासिल कर लिया तो वह खुशी है, हैप्पीनेस है। उनके द्वारा कहा गया कि हमें सच्ची खुशी ढूंढनी है एंड हमें क्वालिटी देखनी है जीवन में। हमें केवल भौतिक सुख नहीं देखनी है, हमें नैतिक सुख भी देखनी है। इसलिए वह नैतिकता को जीवन के साथ जोड़ देते हैं कि व्यक्ति के जीवन का एक नैतिक उद्देश्य है जहाँ पर व्यक्ति समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसी तरीके से राज्य का भी एक नैतिक उद्देश्य है, यानी कि लोगों का कल्याण करना है। समाज का भी एक नैतिक उद्देश्य है, लोगों का कल्याण करना है। ब्रह्मांड का भी एक नैतिक उद्देश्य है। उसके उल्टा यदि हम सोफिस्टस की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया कि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है, समाज का कोई उद्देश्य नहीं है, राज्य का कोई उद्देश्य नहीं है। राज्य और समाज व्यक्ति के द्वारा अपने हित के लिए बनाए गए हैं, और व्यक्ति का हित है शक्ति को हासिल कर लेना, और व्यक्ति अपनी ओरेटरी की स्किल से, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रचलित थी और इन अमीर बच्चों को ये सिखाया जा रहा था कि आप जो पावर है वह ग्रैब करेंगे और उसके बाद आप उस पावर को एंजॉय करेंगे, खुशी को हासिल करेंगे, और चाहे जनता का हित हो या ना हो, परंतु आपको केवल अपने हित के बारे में सोचना है। सोक्रेटिस कहते हैं कि अपने हित के बारे में ही क्यों सोचना है, क्योंकि जब वो व्यक्ति पावर हासिल कर लेगा तो उसके बाद क्या, उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए। पावर हासिल करना ही उद्देश्य नहीं है, उस पावर को सही मुकाम तक पहुंचाना उद्देश्य है। और ये जो पावर जब लोगों के हितों में प्रयोग नहीं करी जाएगी तो लोगों का अहित होगा, और लोगों का अहित होगा तो इसका मतलब ये है कि अव्यवस्था फैलेगी। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि अव्यवस्था वर्च्यू नहीं हो सकती, सद्गुण नहीं हो सकता। असली सद्गुण क्या है? तो सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया कि जो सद्गुण है वह ज्ञान है। अब सद्गुण जो है उसको इंग्लिश में वर्च्यू बोलते हैं, एंड वर्च्यू का मतलब उस समय था एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जूता बना रहा है उस समय, जब कोई कला का काम कर रहा है तो वह ईमानदारी से अपनी पूरी स्किल से उसको काम कर रहा है और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, बहुत अच्छी चीज़ बना रहा है, उसी को क्या बोला गया? वर्च्यू। सोक्रेटिस कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कोई बर्तन बना रहा है, कुम्हार जैसे बर्तन बना रहा है, तो वह अपनी पूरी स्किल उसमें डाल रहा है और वह एक अच्छा बर्तन बना रहा है। उन्होंने बोला कि ये तो सद्गुण है, परंतु क्या व्यक्ति को ये पता नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी कला चाहिए? तो उनके द्वारा कहा गया कि व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की कला ही सद्गुण है, व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का कौशल ही सद्गुण है। और ये बेहतर जीवन क्या है, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि सोक्रेटिस तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि समाज जो है, राज्य जो है, वह व्यक्ति के कल्याण के लिए है। व्यक्ति के लिए बेहतर क्या है, व्यक्ति के लिए अच्छा क्या है, ये भी मैटर करता है। और यहाँ पर सोक्रेटिस से पूछा गया कि व्यक्ति के लिए बेहतर क्या है, तो सोक्रेटिस कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो इग्नोरेंस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका जो अज्ञान है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एपिस्टेमोलॉजी यही बोलती है, यह एक मेथड होता है, ये एक विधि होती है किसी भी ज्ञान को हासिल करने की, जिसमें हमें ये पता चलता है कि व्हाट टू इंक्वायर एंड हाउ टू इंक्वायर, हमें क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि मुझे पता है कि क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। तो हासिल क्या करना था सोक्रेटिस के अनुसार? वर्च्यू, जो व्यक्ति को खुशी दे, और ऐसी खुशी जो शाश्वत हो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। जैसे कि जो सोफिस्ट थे उनके द्वारा यदि न्याय की बात करी जा रही थी तो एक सोफिस्ट विचारक जो था वह न्याय की एक डेफिनेशन देता था, दूसरा दूसरी देता था, तीसरा तीसरी देता था। सोक्रेटिस यहाँ पर आकर कहते हैं कि न्याय की केवल एक ही डेफिनेशन हो सकती है। इसी तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उनकी केवल एक ही परिभाषा हो सकती है और वह सर्वमान्य परिभाषा होनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट का मतलब आता है जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि
सर्व स्वीकृत एक विचार, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जो विचारों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंपीरिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, ऐसे नॉलेज की बात नहीं हो रही जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसे जो आइडियाज़ हमारे माइंड में घूमते हैं, दो प्रकार के चीज़ें हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आती हैं। एक वो जो हमें दिख रही हैं और एक हमारी कल्पनाएं। तो यहाँ पर कल्पनाओं की बात करी है। यहाँ पर जो सोक्रेटिस है उनके द्वारा कॉन्सेप्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है। कॉन्सेप्ट मतलब धारणा। उनके द्वारा कहा गया है कि जो धारणा है वह जनरलाइज्ड है, यानी कि सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जो हम डील करते हैं, जैसे न्याय हो गया, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, तो सोक्रेटिस कहते हैं कि इनके बारे में सभी लोगों का विचार एक जैसा ही होगा। और वो विचार कैसे एक जैसा होगा, उसके लिए उनके द्वारा कुछ स्टेप्स बताए गए। उनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहला स्टेप है अपनी इग्नोरेंस को स्वीकार करना। ओरेकल ऑफ डेल्फी, इनके द्वारा कहा गया कि जो सुकरात है वह ग्रीस के सबसे महान और सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक है। तो जब ये बात उनके द्वारा सुकरात को कही गई तो उनको खुशी भी हुई और एक प्रकार का डाउट भी हुआ कि सच में ही मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए सुकरात जगह जगह पे घूमते हैं, पूरे यूनान के अंदर जाते हैं, विद्वानों से मिलते हैं। और जिस भी विद्वान से मिलते हैं और वो विद्वान कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, परंतु जो सुकरात थे वह इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं थे कि वह बुद्धिमान है। इसका उल्टा कोई बाकी जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो एक्सेप्ट करते थे कि वह बुद्धिमान है। तो फिर बाद में जाकर उनके द्वारा उसी स्थान पर जाकर ये बोला गया कि मैं इसलिए बुद्धिमान शायद आपके द्वारा कहा जा रहा हूँ क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो ये स्वीकार करता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि सुकरात कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी इग्नोरेंस को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। तभी जाकर हम वर्च्यू की बात कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम सद्गुण को हासिल कर सकते हैं। जीवन के हर पहलू के ऊपर हम सद्गुण तक पहुंच सकते हैं। सद्गुण का मतलब है कि किसी भी पहलू के बारे में एक ऐसे विचार तक पहुंचना जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा स्टेप उनके द्वारा बताया गया है, एक मैनो के साथ डायलॉग होता है उनका, जो कि प्लेटो के द्वारा ही लिखा गया। यहाँ पर यह बात बता देना भी जरूरी है कि जो सोक्रेटिस थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का लेखन का कार्य नहीं किया गया, उनके शिष्य के द्वारा आगे उनके विचारों को लिखा गया। डिफरेंट जो उनकी पुस्तकें थी उसमें उनके द्वारा लिखा गया। एंड कभी कभार सोक्रेटिस को कंपेयर भी किया जाता है ईसा मसीह के साथ, क्योंकि दोनों को ही यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई थी एंड दोनों के द्वारा अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं लिखा गया था, उनके फॉलोअर्स के द्वारा ही सब कुछ लिखा गया। तो मैनो के साथ जब सोक्रेटिस बात कर रहे थे तो उसमें सोक्रेटिस के द्वारा क्या कहा जाता है, सोक्रेटिस कहते हैं कि हम ये तो कहते हैं कि वर्च्यू क्या है और क्या नहीं, क्या वर्च्यू को सिखाया जा सकता है या वर्च्यू को सीखा जा सकता है, यानी कि सद्गुण को सिखाया जा सकता है या सीखा जा सकता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि किसी को भी सद्गुण को नहीं सिखाया जा सकता है और ना ही सीखा जा सकता है। उसका सिंपल सा कारण ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि ये व्यक्ति के अंदर खुद ही ज्ञान उतना है कि वह उनको जान सकता है। इसलिए उनके द्वारा सद्गुण को ही ज्ञान कहा गया है कि व्यक्ति अपने ज्ञान से सद्गुण को जान सकता है और वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह व्यक्ति के भीतर ही छुपा हुआ है, व्यक्ति के अंदर ही छुपा हुआ है। उसके लिए उस तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा डायलैक्टिकल मेथड बताया जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि एक जो सच्चा गुरु है वह कभी भी जोर जोर से बोलकर जबरदस्ती सद्गुण की बात नहीं करता, बल्कि जो उस व्यक्ति के अंदर है वह उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाता है। जैसे कि एक पत्थर में जिस प्रकार से मूर्ति छुपी होती है, वैसे ही एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। गुरु तो उसको शैनी हथौड़ा मारकर सामने लेकर आता है और इसकी शुरुआत तब होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस कहते हैं कि सोक्रेटिस का डायलॉग कैसे चलता था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जस्टिस के ऊपर बात होगी, सबसे पहले उनका कोई शिष्य आएगा, न्याय की बात करेगा। सोक्रेटिस बोलेंगे कि आप बताइए आपका क्या विचार है, न्याय क्या होता है। तो उनका शिष्य आ जाता है कि न्याय का मतलब ये है कि गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और यदि किसी के साथ गलत होता है तो उसको ठीक करना। तो इस तरीके से फिर सोक्रेटिस आएंगे और वो बोले, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली न्याय को बैलेंस तक लेके जाना है, संतुलन तक लेके जाना है कि समाज के अंदर संतुलन बना रहे। तो वह धीरे धीरे फिर उस शिष्य के द्वारा अगर कुछ उसमें गलत चीज़ें ऐड करी गई हैं तो उसको ठीक करेंगे और फिर उसमें थोड़ी सी एडिशन करने के लिए बोलेंगे। फिर दूसरी बार नई डेफिनेशन लेकर आएगा, क्योंकि परिवर्तन करके आ रहा है ना। जैसे कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वह शैनी हथौड़े से उसको
साइड में कर देता है, जो पत्थर एक्स्ट्रा पत्थर होता है। लाइकवाइज यहाँ पर जो फालतू की चीज़ें होती हैं वह उसको एलिमिनेट करता जाता है, और ऐसे तरीके से वहाँ डायलॉग बातचीत करते करते अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँच जाता है। एंड इसी तरीके से सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया कि हर व्यक्ति हर पहलू के बारे में वहाँ तक पहुँच सकता है। ये सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया। सोक्रेटिस कहते हैं कि इस डायलैक्टिकल मेथड से हर व्यक्ति एक ही स्थान पे पहुंचेंगे। एंड इसी को कंसेप्ट उनके द्वारा कहा गया कि कंसेप्ट जो है वह यूनिवर्सल है, यानी कि सर्वमान्य है, हर व्यक्ति उसको वैसे ही स्वीकार करता है। न्याय की जो परिभाषा है वह सभी के लिए एक जैसी ही होगी। इसके विपरीत यदि हम सोफिस्टस की बात करें तो उनके लिए अगर एक सोफिस्ट दार्शनिक न्याय की बात को एक तरीके से कहता था तो दूसरा दूसरे तरीके से कहता था, क्योंकि उनका सिंपल सा मकसद अपने शिष्यों को ये सिखाना था कि सत्ता को कैसे हासिल करना है, और सत्ता को हासिल करने के लिए वहाँ पर लोगों के ओपिनियन या उनकी रायों को परिवर्तित करना था, कि लोगों को ओपिनियन बताना था, और ऐसा ओपिनियन बताना जिससे कि वह लोगों को अपने फेवर में कर सकें। परंतु जो सोक्रेटिस कहते हैं वो कहते हैं कि मेरा जो आइडिया है डायलैक्टिकल मेथड का वह लोगों को ओपिनियन से ही ऊपर कर देगा। अब जो सोफिस्ट थे वो क्या करते थे, वो युवाओं को अपना संदेश देते थे। और युवा क्या होते हैं, युवा नार्सिसिस्ट होते हैं, युवा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। एंड खास करके एडोलसेंस जब एज होती है तो युवाओं को लगता है कि सारी दुनिया का केंद्र वही है। सोफिस्ट क्या कहते थे, सोफिस्ट उनके पास जाते थे और कहते थे कि आप तो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, एंड आपको रूल कैसे करना है, आपको अधिक से अधिक सत्ता हासिल करनी है, आप जीवन में खुशियां हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, आपके जीवन का पर्पस हैप्पीनेस हासिल करना है और वो जैसे मर्जी कर लो। तो जब एक युवा को आप ऐसी बातें बताएंगे तो वो प्रभावित होगा ही। तो सोफिस्ट कोई नया काम नहीं कर रहे थे, युवाओं को कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे थे, वह उनके अंदर की जो कुंठाएं थी उन्हीं को उजागर कर रहे थे, और वह उनको उजागर करके उनको ये विश्वास दिला रहे थे कि यही सद्गुण है। सोक्रेटिस कहते हैं ये सद्गुण नहीं है, लोगों के अंदर पहले से दबी हुई कुंठाएं हैं, लोग भी यही चाहते हैं। आपने सिर्फ उनके सामने एक बार बोल दिया और लोगों को लगा कि ये उनका अपना ही आइडिया, तब वहाँ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। परंतु सोक्रेटिस कहते हैं कि जो सद्गुण है उसको सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको लोगों को वो बोलना है जो लोग नहीं सुनना चाहते। अगर आप किसी व्यक्ति को इग्नोरेंट बोलेंगे आज के टाइम में तो वो व्यक्ति आपको क्यों सुनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा, आप बोलेंगे हे मूर्ख, वो व्यक्ति आप पे ऑफेंड हो सकता है, वो बोलेगा मुझे मूर्ख कैसे बोला। या फिर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में गलत बोल रहा है, हम जैसे ही उसको 4 व्यक्तियों के बीच बोल देते हैं कि आपका ये जो लॉजिक है वो गलत है, तो वो ऑफेंड हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो यही बात सोक्रेटिस के द्वारा कही गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी इग्नोरेंस को क्यों एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि मैं लोगों को वो बता रहा हूँ जो जरूरी है, ना कि वो जो लोग सुनना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद सोक्रेटिस के द्वारा न्याय के ऊपर बात करी गई, बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात करी गई, जिसके बारे में जिक्र आगे उनके शिष्य प्लेटो के द्वारा किया गया है। एंड उस समय सोफिस्ट उनके खिलाफ हो जाते हैं। जो सोफिस्ट विचारक थे उनके खिलाफ उस समय के कंजर्वेटिव लोग थे। वो कहते थे कि सोफिस्ट जो है वो युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, और जैसे ही सोक्रेटिस आते हैं तो उनको लगता है कि सोक्रेटिस भी सोफिस्टस की तरह ही विचारक हैं, जो समाज के खिलाफ हैं, राज्य के खिलाफ है और ब्रह्मांड के खिलाफ है। परंतु सोक्रेटिस ना तो समाज के खिलाफ थे और ना ही राज्य के खिलाफ थे। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि सोक्रेटिस कहते थे कि ये जो नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है, ये एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है। एंड इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही समाज का निर्माण हुआ है जो कि प्राकृतिक है, और राज्य का निर्माण हुआ है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और व्यक्ति के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वैसे ही व्यक्ति के जीवन का भी पर्पस है इनको सर्व करना और इनके आदेशों को मानना, इनकी जो भी रूल्स गाइडलाइंस आती है उनको मानना। क्यों मानना? क्योंकि इससे ही व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है, क्योंकि इन संस्थाओं का भी मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना है। तो ये बातें उनके द्वारा कही गई और कहा गया कि इनका एक उद्देश्य है। सोफिस्ट कहते थे कि इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेने में है। परंतु दूसरी तरफ जो सोक्रेटिस हैं वो कहते हैं कि ये संस्थाएं अनिवार्य हैं, यानी कि समाज और राज्य अनिवार्य है, परंतु उसी के साथ इनके द्वारा कुछ ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें बना दी जाती हैं, ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कि शाश्वत नियमों के साथ जुड़ते नहीं हैं। यानी कि जब सत्ता कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती है तो वह नियम अपने फ़ायदों के लिए बनाना शुरू कर देते हैं,
तो सोक्रेटिस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ थे, ऐसे नियमों के खिलाफ थे जो मन मर्जी के मनगढ़ंत नियम बना लिए गए हैं। सोक्रेटिस कहते थे कि राज्य या फिर समाज को ऐसे नियम बनाने चाहिए जो प्रकृति के साथ मेल खाते हैं। तो वो हम बैलेंस की बात यहाँ पर करते हैं। समाज और राज्य के नियमों को अंधे होकर फॉलो करने की बात भी नहीं करते हैं वो। परंतु जो कंजर्वेटिव लोग थे उस समय के, रूढ़िवादी जो लोग थे, उनको लगा कि जो सोक्रेटिस है वह समाज और राज्य के बारे में उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। सोक्रेटिस के खिलाफ सोफिस्ट भी थे, क्योंकि सोफिस्टस को भी वह डिस्कार्ड कर रहे थे, और कुछ एस्पेक्ट समाज को फेवर करने वाले और राज्य को फेवर करने वाले लोगों के भी वहाँ डिस्कार्ड कर रहे थे। तो उन सभी को मिलकर लगा कि कुल मिलाकर जो सोक्रेटिस है वह यूथ को करप्ट करता है और ये धर्म के खिलाफ बोलता है। क्योंकि जो सोक्रेटिस थे उनका ऐसा कुछ भी नहीं था कि वह केवल अमीर युवाओं को ही शिक्षा देंगे। उनके लिए सारे शिष्य एक बराबर थे, वह सभी को शिक्षा देते थे, क्या अमीर क्या गरीब। एंड उनकी एक खास बात ये भी थी कि वह पैसों के लिए शिक्षा नहीं देते थे। तो उनका नैतिक जो स्तर था वो बहुत हाई था। फिर सभी ने मिलकर एक प्लानिंग करी, क्योंकि डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी में एक ओपिनियन चलते हैं, और ओपिनियन में भी वो ओपिनियन चलता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है। और पॉपुलैरिटी ये हासिल कर ली गई कि सोक्रेटिस को मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए, और उनका ट्रायल चला। और यहीं से जुड़ती हैं सारी चीज़ें कि सोक्रेटिस जो थे वह खुद भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, और उनके शिष्य प्लेटो भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। इनफैक्ट यदि आप अरस्तु की बात करें तो वह भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, लोकतंत्र के फेवर में नहीं थे, और उनके खिलाफ एक ट्रायल चलता है। एंड उस मुकदमे में सोक्रेटिस को चेतावनी दी जाती है वहाँ के जजेस के द्वारा कि आप अपने इन विचारों का प्रचार करने से रुक जाएं, यानी कि युवाओं को आप समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और राज्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। सोक्रेटिस ने बोला कि मैं इनके खिलाफ हूँ ही नहीं, पर मैं ऐसे नियमों के खिलाफ हूँ जो कन्वेंशनल नेचर के हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं और जो प्राकृतिक नियमों के साथ नहीं जुड़ते, जो उस लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर के नियमों के साथ नहीं जुड़ते। और उस लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर के कौन से नियम है उसके लिए मैंने आपको पूरी श्रृंखला बता दी, डायलैक्टिकल मेथड और इग्नोरेंस वाला जो एस्पेक्ट बताया। तो वो मना कर देते हैं कि मैं अपने विचारों का प्रचार करने से नहीं रुक सकता। तो फिर जजेस कहते हैं कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सोक्रेटिस को बोला कि आप इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आप इसको एक्सेप्ट मत करो। सोक्रेटिस ने उसको एक्सेप्ट किया, बोलते कि मैं मृत्युदंड को स्वीकार करूंगा, मैं अपनी कॉन्शियसनेस से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्यों मैं अपनी चेतना से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऐसा उनके द्वारा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सोक्रेटिस ने कहा कि जब कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वर्च्यूज़ नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है या फिर ज्ञान ही सद्गुण है, तो उन्होंने बोला कि मैं यदि ज्ञान का दावा करता हूँ कि मुझे पता है, तो फिर मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब मुझे पता है तो मैं वही बोलूँगा जो मुझे पता है। क्योंकि मैं ओपिनियन का प्रचार नहीं कर रहा जैसे सोफिस्ट करते हैं। सोफिस्ट का मतलब है एक सोफिस्ट एक ओपिनियन रखेगा, दूसरा रखेगा, यानी कि एक ही पहलू के ऊपर उनकी अलग अलग राय होगी। सोक्रेटिस ने बोला कि मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, एंड कंसेप्ट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जनरलाइज्ड आइडिया, एंड यदि मुझे पता है तो मैं वही बोलूँगा, मैं उससे गलत उसके अलग नहीं बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वस्तु नीचे गिराई और वो नीचे गिर गई, आपको पता है कि वो गिर रही है नीचे, पर आप इस प्रचार को उल्टा नहीं कर सकते कि वस्तु ऊपर उठ रही है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यदि आपने टेलीस्कोप से देख लिया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो ये तर्क मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, पर आप उनकी मनोस्थिति उस समय समझ सकते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि अगर मैं सच में ही जान चुका हूँ तो फिर मैं गलत प्रचार क्यों करूँगा, मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोलूँगा जो सही है ही नहीं। मुझे पता है इसलिए मैं वही बोलूँगा जो सत्य है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो सत्य है। तो फिर उनको बोला कि आपको ट्रायल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सोक्रेटिस थे उनके द्वारा कहा गया कि जो सोफिस्ट हैं वो कहते तो हैं कि हमें सद्गुण का पता है, सद्गुण का सिंपल सा मतलब उनके लिए शक्ति को हासिल करना है और अपने फ़ायदे के लिए हासिल करना है। सद्गुण का सिंपल सा मतलब सोफिस्ट्स के लिए खुशी को हासिल करना है, चाहे वो जैसे मर्जी हो। और जब उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे लागू करने की बारी आती है तो सोफिस्ट अपनी सुविधा के अनुसार उसको लागू करते हैं, और जहाँ पर उनको लगता है कि उनके जीवन को नुकसान हो रहा है वो पीछे हट जाएंगे। सोक्रेटिस ऐसे नहीं थे। उनके द्वारा कहा गया कि आई विल एक्सेप्ट वट एवर पनिशमेंट गिवन टू मी। सज़ा दे दी गई और सोक्रेटिस जेल के अंदर थे। उनके एक दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ। सोक्रेटिस ने मना कर दिया। अच्छा, जेल से भगाने का ऐसे कौन सा दोस्त आ गया उनका? तो ये परंपरा थी एक प्रकार की, आप कह सकते हैं वहाँ पर, कि जब किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को इस प्रकार की सज़ा दी जाती थी तो बैक डोर कुछ चैनल रखे गए थे
और सभी को इसका पता भी था कि इस व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो इसको यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, दूसरे देश में चला जाना चाहिए। तो ये कन्वीनियंस शायद राज्य के द्वारा भी बनाई जाती थी, एंड सभी प्रबुद्ध लोग या जिन भी लोगों ने उनको सज़ा दी थी वह भी लोग यही चाह रहे थे कि जो सोक्रेटिस हैं वो यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर वह राज्य के अंदर रहते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए उनको सज़ा देनी ही पड़ेगी। सोक्रेटिस ने मना कर दिया, बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सोक्रेटिस राज्य और समाज के भी खिलाफ नहीं थे, हालांकि उनके द्वारा राज्य और समाज के अंदर के कुछ नियमों का विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण उनको मृत्युदंड दिया गया। उसी के साथ वह राज्य, समाज, धर्म और इस ब्रह्मांड के नियमों को मानने के फेवर में थे, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया कि समाज और राज्य प्राकृतिक संस्थाएं हैं और यदि मैं ही इनके नियमों को नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा। उनके द्वारा कहा गया कि बेशक ये जो सज़ा दी जा रही है ये जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि कल को तो इस राज्य या इस समाज में कोई प्रबुद्ध व्यक्ति या समझदार व्यक्ति बैठेगा जो ऐसे नियम बनाएगा जो शाश्वत नियमों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि मैं ही आज इसको मानने से मना कर देता हूँ तो कल को कोई व्यक्ति गलत काउज के लिए लड़ता हुआ भी राज्य के नियमों को मानने से मना कर देगा और वह कहेगा कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उनके द्वारा कहा गया कि भागना यहाँ का समाधान नहीं है, क्योंकि मैं राज्य और समाज की संस्थाओं को स्वीकार करता हूँ और इसकी संस्थाओं को स्वीकार करता हूँ क्योंकि एक राज्य और समाज ने ही मुझे मेरा पालन पोषण किया है, एंड यदि मेरा जीवन बेहतर हो सकता है तो इस राज्य और समाज के अंदर ही हो सकता है। तो उन्होंने उस मृत्युदंड को स्वीकार किया और उनको हेमलॉक नामक पौधे का एक जहर दिया गया, उसको उनके द्वारा खुशी खुशी पिया गया और स्वीकार किया गया और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अपनी चेतना से उनके द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो ये थे सोक्रेटिस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस किया, हो सकता है कि कुछ पहलू छूट भी जाएं, परंतु मैंने कोशिश करी है कि सभी पहलुओं को कवर करने की। हो सकता है कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी छूट रही हो, परंतु जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है वो आप यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी को क्वेरी रहती है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो फॉर द टाइमिंग, गुड बाय टू ऑल, थैंक यू।